Hello friends, this is a module on relevance of Mahatma Gandhi in the present context. I choose a mix of English and Hindi language for the benefit of students of undergraduate courses in the Hindi belt of UP and neighboring states. World today is plagued with n number of issues ranging from terrorism to climate change and several others which were not even thought of 60 to 65 years ago when Mahatma Gandhi lived. In this module, we'll try to ascertain whether and to what extent are Gandhi's thoughts relevant in today's world. At the back of our minds, we'll have to remember that Gandhi was born almost 145 years ago on 2nd October 1869 at a place called Porbandar in Gujarat to Karamchand Gandhi and Putlibai. Authors have spoken at length about his greatness in their works. In accordance with the tradition of Gujarat, he was popularly called Bapu. भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में संघर्ष रंग लाया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, किंतु गांधी जी इस खुशी को अधिक दिन न देख सके और 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके निधन पर कहा, Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this, in flesh and blood, ever walked upon this earth. Hiren Mukherjee, in his book Gandhi, a Study, published by People's Publishing House, New Delhi in 1979, writes that he was called Mahatma at Kathiawad reception in January 1915, and in a letter dated February 1915, Rabindranath Tagore called him by that name. Gandhi ji is known as father of the nation, and it is said that Subhash Chandra Bose called him by this name for the first time. There is something special in his personality which gained him worldwide recognition, and as such his birthday is celebrated as International Non-Violence Day. गांधी जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उनका दर्शन धर्म, ईश्वर और मानव संबंधी उच्च विचारों से परिपूर्ण है। He was the greatest revolutionary of recent times. वो किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करते थे जो उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाती हो। उनके शब्दों में, मैं किसी भी धर्म के ऐसे सिद्धांत को नहीं मानता जो युक्ति संगत न हो अथवा जिसका नैतिकता से टकराव हो। गांधी जी की वैचारिक यात्रा के दो प्रमुख अवलंब है, अहिंसा एवं सत्याग्रह। वे सत्य को सर्वोच्च नियम तो अहिंसा को सर्वोच्च कर्तव्य मानते थे। अब हम गांधी जी के दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर एक दृष्टि डालेंगे। प्रमुख रूप से 6 बातों की कसौटी पर हम आज उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे। ये 6 सिद्धांत हैं: अहिंसा, स्वदेशी, सत्याग्रह, समानता की अवधारणा, श्रम का महत्व तथा अपरिग्रह। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा या हत्या न करना। भारत में प्राचीन काल से ही अहिंसा का महत्व रहा है। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मशुद्धि की साधना के 5 यमों में अहिंसा को पहला स्थान दिया है। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस विचार के प्रबल समर्थक हैं। गांधी जी ने मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों और निरीह पशुओं को भी अहिंसा के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसके व्यापक अर्थ में कार्य के अतिरिक्त कुविचार, दुर्भावना, द्वेष, जलन, ईर्ष्या अथवा क्रोध भी शामिल है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है, न कि कायर और डरपोक का। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इसके अंतर्गत भारत के अपने विचार, संस्कार एवं वस्तुएं सम्मिलित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के राष्ट्रवाद का आधार स्वदेशी ही है। गांधी जी किसी पर निर्भरता के प्रबल विरोधी थे, चाहे वो मनुष्य हो अथवा राष्ट्र। इसके लिए वे मशीनों को भी एक सीमा तक ही महत्व देते थे। विज्ञान और तकनीक मानव विकास के एकमात्र साधन है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। मशीनों के व्यापक प्रयोग से धन तथा संपत्ति का केंद्रीकरण थोड़े से लोगों के हाथों में हो जाता है। वह मशीनों की सहायता से चलने वाले विशालकाय उद्योगों वाली अर्थव्यवस्था के स्थान पर कुटीर उद्योगों पर आधारित सरल अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे।
सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना गांधी जी की महत्वपूर्ण परिकल्पना थी। इसके अंतर्गत सत्य का आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना सम्मिलित है। यह आत्मबल का शरीर बल अथवा पशु बल के साथ संघर्ष है। निर्भयता सत्याग्रही का बड़ा गुण है, जिसके आधार पर वह अत्याचारी को घुटने टेकने को मजबूर कर सकता है। गांधी जी साधन की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उनका यह विचार मार्क्सवाद से सर्वथा भिन्न है, जो मानता है कि साध्य साधनों का औचित्य है। समानता गांधी जी के विचारों की मूलभूत अवधारणा थी। वे ऊंच नीच बड़े छोटे में अंतर नहीं करते थे। उनका मानना था कि जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रदेश, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह समानता सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में होनी चाहिए। गांधी जी ने एक पक्ष के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष किया और ऐसे लोगों को हरिजन नाम भी दिया था। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर रहते हुए अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए। ऐसे परिश्रम को गांधी जी ने रोटी के लिए श्रम की संज्ञा दी और कहा कि जो लोग बिना श्रम के अपना पेट भरते हैं वे समाज के चोर हैं। गांधी जी मानते थे कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। किसी भी कार्य को करने में संकोच अथवा शर्म नहीं अनुभव करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से करना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में अस्तेय की भांति अपरिग्रह को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे मानते थे कि हमें उन वस्तुओं को संग्रह नहीं करना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह समाज के प्रति अन्याय है, क्योंकि हम किसी की आवश्यकता की वस्तु से उसको वंचित कर रहे हैं। संग्रह या परिग्रह से आर्थिक विषमता जन्म लेती है, जो कि लोगों के कष्टों और दुखों का जड़ है। इसके लिए गांधी जी ने न्यासिता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार धनवान लोगों को वस्तुओं की देखभाल करनी चाहिए और समाज के अन्य लोगों को उसे उपभोग करने देना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर आइए देखते हैं कि वर्तमान परिवेश की समस्याओं का हल किस हद तक गांधी जी के विचारों से निकल सकता है। इसके लिए पहले हमें उन समस्याओं पर दृष्टि डालनी होगी जिनसे आज की दुनिया ग्रसित है। ये समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक निशस्त्रीकरण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डीके, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या जनसंख्या विस्फोट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इथिक्स। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या को हम लेते हैं। इस समस्या से वर्तमान विश्व पूरी तरीके से ग्रसित है। सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद भारत को समय समय पर हिलाकर रख देता है। 2016-17 के वर्षों में उरी पर हमला, पठानकोट एयरबेस में घुसपैठ इत्यादि और हाफिज सईद जैसे अलगाववादी ताकतों ने भारत को तोड़ने और अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को असफल सिद्ध करने की पूरी कोशिश होती रहती है। आतंकवादियों द्वारा प्रायोजित सेना पर पत्थरबाजी की समस्या किसी से छुपी नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व में भी आतंकवाद अपने पैर पसार चुका है। आईसिस के खौफ से पश्चिम एशिया भयाक्रांत है और लार्ज स्केल पर आम जनता शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर है। कतार में लोगों का जीवन कठिन हो गया है। गांधी जी के विचार इन सब समस्याओं का हल निकालते हैं। उनका अहिंसा या नॉन वायलेंस का सिद्धांत यदि दुनिया पालन करे तो इस समस्या का हल निकल सकता है। गांधी जी इफेक्टिव डिसआर्ममेंट के भी पक्षधर थे और
उनका ये मानना था कि मनुष्य को अपना एक्सेस एम्बिशन छोड़ करके एक टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, सभी के साथ सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। यदि हम गांधी जी के इन विचारों पर चलें तो इंटरनेशनल टेररिज्म जैसी भयानक समस्या का हल निकल सकता है। आइए अब हम दूसरी प्रमुख समस्या की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व के सभी प्रमुख देशों में शस्त्रीकरण की होड़ मच गई थी, जिसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति पर पड़ा। फलस्वरूप प्रमुख नेताओं ने निशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस प्रयास करने प्रारंभ किए। सॉल्ट ट्रीटीज, स्टार्ट ट्रीटीज, एनपीटी, सीटीबीटी इसी श्रेणी की प्रमुख संधियां हैं। फिर भी आज कतिपय देश शस्त्रों का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। संपूर्ण मानवता को क्षण भर में नष्ट कर सकने की क्षमता वाले आयुध आज कई देशों के पास उपस्थित हैं। विगत वर्षों में उत्तर कोरिया विश्व के देशों के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। किसी की परवाह किए बिना वह नित नए परमाणु परीक्षण कर दुनिया को दहला देता है। थर्ड मिसाइल पड़ोसी देश चीन और रूस के लिए गंभीर खतरा है। लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें तथा परमाणु हथियार मानवता के समक्ष गंभीर चुनौती हैं और स्थायी शांति स्थापित करने के मार्ग में बड़ी बाधा। गांधी जी के विचार इस समस्या का भी समाधान करते थे। He stood for total and universal disarmament. नॉन वायलेंस तो उनकी प्रमुख परिकल्पना थी और गांधी जी का मानना था कि some nation will have to dare to take the first step. यदि एक राष्ट्र आगे बढ़ा तो निस्संदेह धीरे धीरे सभी राष्ट्र उसी मार्ग पर चलेंगे और देश और पूरा विश्व एक अच्छा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट समस्या जिससे आज का विश्व ग्रसित है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या वृद्धि अलार्मिंग हो गई है। आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जब साधन सीमित तथा उपभोग करने वाले अधिक होंगे तो निश्चित रूप से संघर्ष और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत काम करेगा। जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान विश्व की ज्वलंत समस्या है। अधिकांश देश इससे ग्रसित हैं। प्राचीन राजनीतिक चिंतन से ही इस विषय पर विचारकों ने विचार किया है। प्लेटो ने जहां एक राज्य की जनसंख्या 5000 बताई, वहीं अरस्तु ने न ज्यादा न कम जनसंख्या को सही बताया। इस संबंध में गांधी जी के विचार समीचीन है। He suggested the Manusmriti ideal of one child, धर्मज और sacred born per couple। हम सब जानते हैं कि जब चीन में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक बढ़ गई थी तो वहां की सरकार ने भी वन चाइल्ड नॉर्म लागू किया था, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आई थी। यही यदि सब देश करें, सभी देश इसका पालन करें तो निश्चित तौर पर इस विश्व की जनसंख्या कुछ कम हो सकेगी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज स्टिल अ कॉज ऑफ कंसर्न। गोधरा इंसिडेंट, टाइटल सूट ऑफ राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद इशू, district administration and festivals or processions, they are some of things which ensure which tell us that Hindu-Muslim unity is still a cause of concern in India as well as in some other countries. वर्तमान विश्व के कई देशों और विशेषकर भारत की यह एक ज्वलंत समस्या है। इसके कारण जहां शांति, अशांति, अस्थिरता, विद्वेष, वैर, ईर्ष्या आदि की भावना जन्म लेती है, वहीं चुनाव पर भी इसका काफी असर पड़ता है। सरकारें तुष्टीकरण की नीति अपनाने लगती हैं। तथ्य है कि यदि भारत के ये दो समुदाय आपसी बैर भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। He was an apostle of सर्वधर्म। He said all the religions are equal. उनके लिए रामायण, बाइबल, कुरान, they were all holy.
हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने अ डेली ग्रोइंग प्लांट कहा था. He not only preached unity between Hindus and Muslims, but also among those who believe India to be their home. एक अन्य समस्या है relation between politics and morality. This is a burning issue worldwide. हम सब लोग जूलियन असांजे के नाम से परिचित हैं, या फिर भारतीय मंत्री जो कि आए दिन घोटालों और बलात्कार आदि मामलों में सम्मिलित रहते हैं. कहा गया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. कुछ यही हाल उन लोगों का होता है जो पॉलिटिक्स और मोरालिटी में भेद नहीं कर पाते हैं. मध्यकालीन चिंतक मैकियावेली धर्म को राजनीति से अलग कर साध्य की प्योरिटी पर बल देता है. वर्तमान भारत की राजनीति भी कुछ इसी तर्ज पर चल रही है. येन केन प्रकारेण का नारा राजनीति पर हावी हो रहा है. भारत ही नहीं, विश्व के राजनेता किसी भी साधन को अपनाकर चुनाव जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए शासन करते हैं. परिणाम स्वरूप समाज में अनैतिकता, अधर्म और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है. रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार पनपता है. गांधी जी ने 150 वर्ष पूर्व जो विचार प्रस्तुत किए थे वो इस विषय में आज भी समीचीन है. He said, rather he firmly believed that politics and ethics cannot be separated. एक अन्य ज्वलंत समस्या जो वर्तमान विश्व को प्लेग करती है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इसके कई कारण हैं. रेकलेस डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स से हम सब परिचित हैं, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज आदि शब्दों से सभी परिचित हैं. नदियों का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है जो जलचरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है. तरह तरह के बीमारियां प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चेतावनी के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए गए. क्योटो प्रोटोकॉल तथा पेरिस पैक्ट इसके उदाहरण है. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा दुखद है. आवश्यकता इस बात की है कि सभी देश विकसित एवं विकासशील पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं. इस समस्या का समाधान भी गांधी जी के विचारों में मिलता है. He was against shift to cities. Gandhi visualized all these issues as early as in 1909 in his book Hind Swaraj. He was against use of pesticides and he considered radioactive wastes as the most harmful. Conclusively, we can say that after going through all these modern problems facing the world today, it is justified that Gandhi is relevant in today's context. If October 2 is celebrated as International Non-Violence Day, it is not wrong. If Gandhi is father of the nation, again it is not wrong. And resorting to his ideas in a modified manner will make the world a better place to live in. Thank you.